बंगला आया तो सुधा ने महराजन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो ये परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से वो अपनी मां से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहां आकर भी ए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब भी ए में वो सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एम ए में भी सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर पर यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके कैरियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, ये उसे खुद नहीं मालूम। ये बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और ये नन्ही दुबलिपतली रंगीन चंद्रकंसी सुधा, जब आज से वर्षों पहले ये 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहां आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वो भी चंदर की अपनी होती गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वो आई थी तब वो बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वो खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे, वो स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी मां चल बसी थी और 10 साल तक वो अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वो आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वो महराजन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर वो बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे, तो वो रो रो कर और सिर पटक पटकर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर से अलहड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का ये मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, ये उसे खुद नहीं मालूम था। और ये सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मजा तो ये था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वो विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था, और जब तक वो चंदर को खिंचाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था। लेकिन जब 2 दिन तक
दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वो मुंह फुलाकर शिकायत करता था और शिकायत भाग क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा, श्रीमती हथिनी, रखा था, या चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है कि सुधा की सखिया कोयला बेचती है, और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो चंदर को डांट देंगे तो वो खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी। कहो, कैसी डांट पड़ी? वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, ये सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हां, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वो सब बड़े निस्वार्थ भाव से वो चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वो चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 5 देखें।